गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम लोग आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह जो है उसका जो पद्य खंड है उसका अध्ययन अपन कर रहे हैं, और जिसमें अपन ने पाठ संख्या 3 तक की जो है, जिसमें आपके हरिवंश राय बच्चन की है कविता आत्म परिचय जल्दी जल्दी ढलता है का अध्ययन कर लिया है। व्याख्या आप लोगों को बता दी गई है, प्रश्नोत्तर भी अपन ने कर लिए हैं। पाठ संख्या 2 जो है आलोक धनवा की, वो भी अपन ने कर ली है, जिसकी कविता का नाम था पतंग। उसकी व्याख्या और उसके प्रश्नोत्तर अपन ने कर लिए। पाठ संख्या 3 जो थी आपकी कुंवर नारायण कविता के बहाने और बात सीधी थी, इनकी भी व्याख्या और प्रश्नोत्तर जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं पुनः से। अब जो है आपकी पाठ संख्या 4 है, जिसके कवि हैं आपके रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय इनका जो जीवन परिचय है उसका अध्ययन जो है वो आज अपन करेंगे, और उसके बाद जो है इनकी जो कविता है उसकी व्याख्या भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रघुवीर सहाय, इनका जन्म है सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, जैसे अपन ने पिछले चैप्टर में भी तार सप्तक की बात करी थी ना, तो उसी तरीके से ये कौन से सप्तक के हैं, दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक सन 1951 में है। आरंभिक कविताएं हैं इनकी रचना का नाम महत्वपूर्ण काव्य संकलन, जिसमें सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी रचनाओं के नाम है। पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे, फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे, यानी जुड़े हुए रहे। तो ये पत्रिकाओं के जो नाम है ना कि कौन कौन सी पत्रिकाओं में इन्होंने काम किया, किन पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे, तो इनमें से 2 पत्रिकाओं के नाम तो कम से कम आपको ध्यान होने चाहिए, जैसे आपके कल्पना है, नव भारत टाइम्स है, दिनमान है। तो इनमें से कोई सा भी 2 नाम जो है वो आप याद कर लेना, क्योंकि पत्रिका का नाम भी आपसे छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। साथ ही आप अगर इनका जीवन परिचय साहित्य परिचय लिखते हो उसमें भी आपको काम आएगा। सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अब इनको सम्मान मिला है जिसका नाम क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनका जो निधन है सन 1990 दिल्ली में हुआ है। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। तो कवि जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि कुछ होगा, अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो कुछ जरूर होगा, अर्थात कोई ना कोई बात जरूर होगी, कोई ना कोई परिवर्तन है, जागृति है, वो जरूर आएगी। न टूटे तिलिस्म सत्ता का, तो लोगों के मन में जो बातें बैठी हुई हैं उन बातों से संबंधित जो उनकी धारणा है वो ना टूटे। मेरे अंदर एक कायर टूटेगा, तो मेरे अंदर जो कायरता छिपी हुई थी, अर्थात मैं अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पा रहा था, वो बात आज दूर होगी। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। देखो इस एक लाइन में कितनी चीजें दी हुई है आगे, कि रघुवीर सहाय जो है आधुनिक काल की तो ये है ही, और साथ ही समकालीन हिंदी कविता की, समय क्या है इनका, समकालीन हिंदी कविता के कवि हैं, और वो भी कैसे हैं, संवेदनशील नागर चेहरा। संवेदनशील किसको कहोगे, जो संवेदनाओं से भावनाओं से जुड़े होते हैं उनको। सड़क चौराहा दफ्तर अखबार संसद बस रेल और बाजार की बेलोश भाषा में उन्होंने कविता लिखी है। देखो इनकी कविताओं के विषय, सड़क है, चौराहा है, दफ्तर है, अखबार है, संसद है, बस है, रेल है, बाजार है, और इन्हीं सभी पे उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया है। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतर कर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रट्टे नहीं रह जाते हैं, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। आत्मान्वेषण यानी स्वयं की आत्मा को जानना,
यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया है। अब देखो प्रश्न, देखो यहाँ कि पेशे से पत्रकार कौन से कवि थे, तो आपके रघुवीर साहय जो है ये पेशे से पत्रकार माने गए और उसके बाद जो है ये एक कवि माने गए हैं। और जातीय या व्यक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर है, जातीय और व्यक्तिक यादों को उन्होंने स्थान नहीं दिया है, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं, यानी वर्तमान की जो अपनी समस्याएं हैं या कोई भी विषय है उससे संबंधित ही रचनाएं उन्होंने लिखी है। बावजूद इसके कि मार्मिक उज्जास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और भी लिखा है, यानी छंदों का प्रयोग तो इन्होंने किया है, लेकिन साथ ही इन्होंने क्या किया, सहज शैली जो है उसी का प्रयोग अपने काव्य में, अपनी कविता में किया है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा है। रघुवीर साहय यानी इन्होंने क्या देखा है, घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी, यानी कोई भी स्थिति खराब हो जाती है ना, कोई भी आपदा आ जाती है उसके लिए। रघुवीर साहय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकार करना। देखो इनकी कविता की विशेषता क्या है, छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकार करना, कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है, हाशिए यानी लोग जिसे स्थान नहीं देते, हंसी मजाक पर रखा जाता है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। देखो इसका नाम अलग से दिया है, इन्होंने इम्पोर्टेंट दिया है, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि रामदास जो कविता है वो किन की है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रघुवीर साहय की है। तो अब इनका जो जीवन परिचय है वो अपन तैयार करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले ये आधुनिक काल में समकालीन हिंदी कविता के कवि हैं, ये अपन इसको पहला पॉइंट देंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो इनको देंगे कि इनका जन्म जो है सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। और तीसरा पॉइंट जो अपन देंगे तो इनको क्या देंगे कि ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, और कोष्टक में दूसरे तार सप्तक में सन 1951 डाल देना, क्योंकि सन दी हुई है तो आपसे सन पूछी भी जा सकती है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें अपन देंगे इनकी रचनाओं का जो विषय है, जिसमें सड़क है, चौराहा है, दफ्तर है, अखबार है, संसद है, बस है, रेल है और बाजार है, ये इनकी रचनाओं के विषय है। और इसी के साथ अपन अगला जो पॉइंट लेंगे वो क्या कहेंगे कि ये पेशे से पत्रकार थे, ये पॉइंट अपन इसमें डालेंगे। और उसके बाद जो है इन्होंने वर्तमान को माध्यम बना करके रचनाएं लिखी हैं। इनकी जो भाषा है वो छंदानुशासन तो है ही उसमें, साथ ही सहज शैली का प्रयोग भी इसमें किया गया है। और इसी के साथ जो है फिर इनकी जो रचनाएं हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं, तो उसमें हम रचनाओं के नाम दे सकते हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी रचनाओं के नाम है। और इसी के साथ जो है फिर इनकी पत्रकारिता में कार्य जो इन्होंने किया है उन पत्रकारिताओं के नाम अपन को देने हैं, जिसमें कल्पना है, नवभारत टाइम्स है, दिनमान है, ऑल इंडिया रेडियो है, तो कोई भी दो नाम आप इसमें लिख लेना और उनको याद कर लेना। इसके बाद इनको मिला है सम्मान, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है।
अब देखो पीछे इनकी कविताओं के विषय दिए गए हैं और इनकी एक स्पेशल कविता का नाम दिया गया है, वो भी आपको इसमें शामिल करना होगा। तो इनकी कविता का विशेषता क्या है? छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकार करना। फिर इसके बाद अपन लिखेंगे अगला पॉइंट कि रामदास नाम की कविता इनकी आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है। तो इनकी महत्वपूर्ण कविता का नाम क्या हुआ? रामदास। तो इस तरीके से अपन ने इनकी कई 10-12 पॉइंट तैयार कर लिए हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं, और अंत में जो है इनकी मृत्यु का सन जो है वो आप लिख दें। इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि मेरे को याद हो सकता है, मैं इसे कर सकता हूँ या ज्यादा अच्छा बन रहा है, तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 8 से 10 पॉइंट, क्योंकि अपन 10 याद करेंगे तब जाकर के एग्जाम टाइम में अपन को 6 से 7 पॉइंट याद आ पाते हैं। तो कई बार आप लोग कहते हो ना कि मैडम आप इतना क्यों लिखा रहे हो 3 नंबर में, तो 3 नंबर के हिसाब से 7 या 8 पॉइंट अपने तैयार होने चाहिए। तो इसके लिए अपन 10 से 12 पॉइंट तैयार करके चलेंगे, तब जाकर के परीक्षा के समय लिखते समय अपन को 10 पॉइंट याद आ पाते हैं। तो आप जो है जितना हो सके उतना इसमें लिख लेना। अब है देखो इनकी कविता का परिचय, जहां से अपने प्रश्नों के उत्तर भी बनते हैं और कविता की व्याख्या करने में भी अपन को मदद मिलती है। अगर अपने पास ये परिचय नहीं होता और अचानक से कविता अपने सामने आती है तो हमें उसकी व्याख्या करने में दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार दोहरा अर्थ लिए हुए भी कविता होती है और अपन ये सोचेंगे कि इसको किससे जोड़े, कौन सा अर्थ इसका ग्रहण करें। तो उस काम में अपन को पाठ परिचय जो है इनकी कविता का जो परिचय है वो आता है। तो देखो परिचय, अत्यंत साधारण और अनायास प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय के कविताओं में मिलती है उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज। कहाँ से ली गई है? लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। संग्रहों के नाम जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एक तो आपको प्रश्न में लिखना है और दूसरा ये है कि आपसे ये प्रश्न जो है सीधा वो भी पूछा जा सकता। तो हर एक पाठ में जो है हर एक कविता में जिस भी संग्रह से वो कविता ली गई है उस संग्रह का नाम आप लोग याद रखिए। तो लोग भूल गए हैं। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा यानी स्थिति की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। दृश्य संचार यानी स्थिति कब दिखती है, व्यक्ति के हाव भाव कब दिखते हैं? जब कोई देखने का माध्यम अपने सामने होगा। तो मैंने जैसे आपको संचार के माध्यम बताए थे, जिसमें मैंने आपको श्रव्य माध्यम बताया, यानी उसमें सिर्फ अपन सुन सकते हैं। फिर दृश्य बताया, उसमें सिर्फ देख सकते हैं। और श्रव्य और दृश्य माध्यम जो है वो अपन को दोनों चीजें दिखाएगा। तो दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। यानी सबसे पहले तो वो स्वयं उससे जुड़े और फिर सामने वाले को जोड़ने की क्षमता उसमें होनी चाहिए कि जो चीज मैं महसूस कर रहा हूँ वो सामने वाला भी उसको महसूस करे। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनशील हो जाता है। साहे जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहता है। देखो ये कविता किस ओर इशारा कर रही है? ऐसे व्यक्ति की ओर जो कि क्या करना चाहता है? दुख दर्द यातना और वेदना को बेचना चाहता है, यानी अपनी कमाई का माध्यम बनाना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है।
इसके लिए कवि ने भूर संवेदनशीलता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। यानी एक तरफ तो हम क्या दिखाना चाहते हैं, उसकी करुणा, करुणा अर्थात उसका दुख, शोक, कि उसमें जो कमी है उसके कारण उसके मन में कितनी पीड़ा हुई थी, और उसी पीड़ा को व्यक्त करते करते, दिखाते दिखाते जो कार्यक्रम है या उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के साथ जो है क्रूरता का, क्रूरता यानी अत्याचारी पन का बुरा व्यवहार जो होने लगता है। तो इस कविता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करुणा में छिपी क्रूरता को अभिव्यक्त किया गया। यानी एक तरफ तो क्या दिखा रहे हैं कि भाई हम तो इस व्यक्ति का दुख दिखाना चाह रहे हैं, व्यक्ति कैसे बेचारा परेशान हो रहा है, कितनी दिक्कतें उसको आती हैं, और दूसरी तरफ क्या है, उसमें क्रूरता है, अत्याचारीपन है, बुरा व्यवहार। और नाट्य शैली जो है उसमें ये कविता लिखी गई है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इसकी शैली कैसी है, नाट्य शैली है। अगर हम चाहें तो इस कविता को रंगमंच पर भी दिखा सकते हैं, इन्होंने भी तो दिखाने का ही कार्य किया है, टीवी के माध्यम से किया है। तो ये जो है नाट्य शैली में लिखी गई है, ये पंक्ति भी आप इसमें जोड़ सकते हो। अब है आपकी कविता कैमरे में बंद अपाइस। तो ये कविता पढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि बार बार मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि व्याख्या लिखते समय आप लोगों को सबसे पहले संदर्भ का प्रयोग करना है। संदर्भ में आपको देना है कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है, और उसके बाद प्रश्न की हेडिंग बनाओगे, 4 हेडिंग्स आपको बनानी है व्याख्या। प्रश्न की हेडिंग बनाओगे, उसमें आप ये दोगे कि यह जो कविता है कैमरे में बंद अपाइस लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है या संग्रहित है, और इसके जो कवि हैं वो रघुवीर सहाय हैं, और इन्होंने इस करुणा में छिपी क्रूरता को व्यक्त करने के माध्यम से कविता लिखी है। और साथ ही अगर चाहो तो समाज सेवी से जोड़ करके एक पंक्ति और लिख सकते हो। उसके बाद है व्याख्या। तो व्याख्या में कि कवि ऐसा कहना चाह रहे हैं, या कवि ने इस कविता में यह या इन पंक्तियों में यह बताया है। कवि शब्द का ध्यान रखना, बार बार कह रही हूँ कि आप लोग क्या करते हो कि पद्य खंड में भी लेखक शब्द का प्रयोग कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको लेखक की ज्यादा आदत पड़ी हुई है, कईयों को कवि बोलने की ज्यादा आदत पड़ी हुई है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि पद्यांश या काव्यांश जब आप लिखते हो उसका लेखन कार्य करने वाला जो होता है वो कवि या कवियत्री होती है। और गद्य खंड वाले जो होते हैं ना, आपके निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, वो सब किसमें आएंगे? आपके लेखक या लेखिका के माध्यम से रचित होंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर ऊपर पहले ही ये चीज आप लिख दोगे गलत तो वहां से आपके नंबर कटेंगे। उसके बाद जो है, जो भी पंक्तियां आपको दी जाती है उन पंक्तियों को पढ़ो, और पढ़ने के बाद एक एक लाइन को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए चलो। तो व्याख्या के जो नंबर है वो आसानी से 6 नंबर की व्यक्त होती है, तो 5 से कम तो किसी की भी नहीं बनते। और ऊपर अगर प्रसंग में आपको कवि का नाम याद नहीं आ रहा है तो वहां गलत लिखने की बजाय उस चीज को वहां से छोड़ दो, सिर्फ कविता का नाम देखें। तो कम से कम वो उस चीज को नहीं देखेगा तो नंबर तो नहीं कटेगा। तो वहां अगर आपको नाम नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दो, गलत मत लिखो, क्योंकि ये मेन चीज होती है। व्याख्या कोई पढ़ने नहीं बैठता पूरी कि इसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, ऊपर का प्रसंग और संदर्भ देखेंगे, उसके बाद विशेष पे पहुंच जाते हैं, और साथ व्याख्या की स्टार्टिंग कैसे की है ये चीज देखी जाती है, और उसके बाद नंबर बन जाता है। और इनमें भी जो है आप किसी भी कविता का या संग्रह का या कवि का नाम याद करते हो, उसे लिख करके बिना मात्राओं की गलती के तैयार, क्योंकि मात्रा की गलती वहां इन मोटी मोटी चीजों में मात्राओं की गलतियां नहीं होनी चाहिए। बाद में लिखते समय चाहे आपने की, क्योंकि कैसे भी कोई भी गलती करी, वो एक बार के लिए नजरअंदाज हो जाएगी, लेकिन ये चीज नजरअंदाज नहीं होती है। तो ये है आपके नंबर लेने का तरीका। अब देखो कविता कैमरे में बंद अपाइस। अब कैमरे में बंद कैसे किया जाएगा भाई अपाइस? यहाँ जो आपके कार्यक्रम करता है उन्होंने क्या किया है, कैमरा, क्योंकि किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग होती है कैमरे के माध्यम से दूसरी जगह उसको दिखाया जाता है, तो उस कैमरे के माध्यम से जो है उस अपाइस व्यक्ति को, अपाइस किसको कहते हैं? जिसके पैर में दिक्कत हो, दिव्यांग भी जिसको कहा जाता है। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे,
हम समझ सकते हैं। देखो मीडिया वाले जो होते हैं आपके, उनमें सबसे पुराना जो अपना चैनल हुआ करता था वो होता था दूरदर्शन, DD1 जो है। तो दूरदर्शन पर बोलेंगे कि आज हम क्या करेंगे, दूरदर्शन पर अपनी बात दिखाएंगे। और हम कैसे हैं, समर्थ है, शक्तिवान है, क्योंकि सारी सुविधाएं हमारे पास है। और जो हम दिखाना चाहते हैं वो भी हम दिखाएंगे। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, दुर्बल यानी कमजोर। हम एक कमजोर व्यक्ति को लेकर के आएंगे आज इस बंद कमरे में, क्योंकि रिकॉर्डिंग का जो काम होता है वो कहाँ होता है, बंद कमरे में होता है। क्यों, क्योंकि बाहर तो है तो अन्य जो एक्टिविटीज है वो उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो बंद कमरे में सारे साधन सुविधाएं लगा करके उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो दुर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति को लाया गया है एक बंद कमरे में, 4 दीवारों में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है। तो आप लोग देखो, एक व्यक्ति ऐसा है शारीरिक दृष्टि से जो विकलांग है, जिसमें कोई कमी है जो सबको दिखाई देती है, फिर भी अपन उससे पूछेंगे कि आप अपाहिज है, तो ये चीज तो गलत होगी, उसको दुख ही देगा। तो ये उससे पूछा जा रहा है कि तो क्या आप अपाहिज हैं, कि क्या आपके पैर टूटे हुए हैं या आप में कोई कमी है, तो आप क्यों अपाहिज है। बेचारा वो कैसे बताएगा क्यों अपाहिज है, गिर गया था या बचपन से है, कैसे है। तो वो जो घटना उससे पूछी जाती है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। तो अपाहिज है तो दिक्कत तो है ही, बेचारा सब दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं, चल सकते हैं, वो बेचारा चेयर पे बैठा है, उठ खड़ा नहीं हो सकता, जा नहीं सकता। तो ऐसा अपाहिजपन जो है वो उसको दुख तो देगा ही, और देता भी है। कैमरा दिखाओ उसे बड़ा हो। अब इस बात को स्पेशल दिखाने के लिए, विशेष दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उससे प्रश्न पूछा गया और कैमरा उसकी तरफ दिखाया गया। क्यों, कि वो जब ये बात बताएगा तो उसके जो भाव भाव है या दुख प्रकट करने वाले जो है वो दिखेंगे। तो उस बात को विशेष दिखाने के लिए, कोई भी बात विशेष दिखानी होती है तो अपन अपनी बात को और अच्छे से व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, कोष्टक का प्रयोग करते हैं और कोष्टक में उन शब्दों को रखते हैं। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। बेचारा वो क्या बताएगा कि आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वे दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, बार बार उससे पूछा जाएगा जल्दी बताइए आपके क्या दुख है, आपकी क्या पीड़ा है, आप क्यों इतने दुखी हैं, बताइए बताइए, ऐसा करके उससे बार बार वो चीज पूछी जाए। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। देखो हर कोई नहीं चाहता कि मैं अपाहिज हूँ, सभी ये चाहते हैं कि पूरा मेरा जो पूरा शरीर है वो एकदम से सही हो, सभी चीजें अच्छे से कार्य करें, लेकिन उसको बार बार मजबूर किया जा रहा है। सोचिए, यानी इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए विचार करके कि आप अपाहिज हैं, लंगड़े हैं, इससे आपको कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, तो हम इशारे से या तो दुख वगैरह व्यक्त करके बता सकते हैं, या कोई ऐसी तस्वीर उनको दिखाई जा रही है उसके माध्यम से ऐसा हो सकता है। तो उसके दुख को निकलवाने की कोशिश अपन कर रहे हैं। सोचिए, बताइए। अब वो इस चीज को नहीं बता रहा, कई बार क्या होता है व्यक्ति अपने आप पर खूब समय तक नियंत्रण रख पाता है, तो उसी तरीके से वो उस चीज को नहीं बता पाता। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, बार बार उसे मजबूर किया जा रहा है कि आप सोचिए, बताइए, प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। यह अवसर खो देंगे। यह अवसर खो देने से मतलब है, मैंने आज तो आपको दूरदर्शन पे कैमरे के सामने दिखाया जा रहा है, अब दोबारा आपको अवसर नहीं मिलेगा अपनी पीड़ा व्यक्त करने का, तो आप बता दीजिए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, रोचक यानी मनोरंजक बनाने के लिए जो मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं, वो क्या करते हैं, बार बार उस चीज को व्यक्त करवाने का प्रयत्न करते हैं। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, यानी बार बार किसी की दुखती रग पर, जैसे कहते हैं ना, हाथ रखा जाता है, तो अब उसमें बेचारे में एक कमी है जिसके लिए उसको कई बार असफल भी होना पड़ा होगा, बहुत सारी दिक्कतें भी उसको आई होंगी। तो इस तरीके से बार बार उससे पूछ करके उसे रुला दिया जाएगा। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यानी दर्शक जो होते हैं, आप भी यानी दर्शक देखने वाले जो होते हैं वो भी सोचते, देख बेचारे से कैसे पूछा जा रहा है, अभी वो रोने लग जाएगा, देख बार बार इसको पूछा जा रहा है। तो ऐसा विचार जो अपने मन में आता है ना, तो वही चीज में कह रहे हैं कि आप भी क्या करेंगे, रो पड़ेंगे। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि आप भी रोयोगे,
सिर्फ उसी से पूछा जाएगी ये चीज तो कि भाई वो क्या कर रहा है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, यानी स्क्रीन पर, पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। अपन देखते हैं ना कोई रोता है तो क्या होता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, सूजी हुई सी दिखने लग जाती है, फूली हुई सी। तो जब वो रोएगा तो ऐसा जो दृश्य है वो क्या करेंगे, कैमरे के माध्यम से दूरदर्शन पर दिखाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर। और कई बार क्या होता है, जैसे अपन करते हैं ना, पास में कैमरा करेंगे, जूम करेंगे तो और भी बड़ी वो चीज दिखेगी। और उसके होठों पर एक कसमसाहट थी। कसमसाहट यानी बेचैनी, यानी उसको बताते हुए क्या होगा, वो बेचैन होगा और उसके जो होठ है उस बात को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, खुल नहीं पाएंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, जब वो उस बात को ढंग से कह नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, तो आप लोग जो है इसी बात को क्या मानेंगे, उसकी अपंगता, 22 स्तन की पीड़ा मानेंगे, दुख मानेंगे। एक और कोशिश। अब देखो इस समय तक जो है आपके सामने जो व्यक्ति था उसने अपना दुख व्यक्त नहीं किया है, कैमरे वाले ही बोलते जा रहे हैं, दूरदर्शन वाले ही बताते जा रहे हैं। तो अब दोबारा से एक और कोशिश, एक और प्रयत्न। दर्शक धीरज रखिए। तो कैमरे वाले जो है वो दर्शकों से कह रहे हैं कि आप धीरज रखिए, अभी देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, यानी दर्शक और अपाइज। एक संग से मतलब है आपका जो दर्शक है और जो अपाहिज व्यक्ति है, इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, एक साथ रुलाएंगे। अब देखो उसे रुलाने के लिए किस तरीके का व्यवहार जो है उसके साथ बार बार किया जा रहा है, उसे पीड़ा पहुंचाई जा रही है। आप और वह दोनों, आप हैं और वह दोनों, कैमरा बस को नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अर्थात हर एक कार्यक्रम के लिए क्या होता है, समय निश्चित होता है। इसीलिए पर्दे पर यानी दूरदर्शन पर, स्क्रीन पर समय की कीमत है। और उन्होंने कैमरा बार बार उन्हें दिखाया, लेकिन जो वो हासिल करना चाहते थे नहीं कर पाए, इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि बस रहने दो, इतना बहुत है। और पर्दे पर वक्त की कीमत अर्थात समय हो चुका है, अब मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे हम, यानी जो कार्य वो करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, वो चीज तो वो नहीं दिखा पाए। खूब क्रूर भी बने, निर्दयी भी बने, बार बार वो पूछते भी रहे, लेकिन वो चीज उनको हासिल नहीं हुई। तब वो अंत में क्या कहते हैं कि अब जो है समय हो चुका है, कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, अब जो है हम लोग मुस्कुराएंगे। कोई कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, प्रसन्नचित हो जाता है ना, उसी तरीके से। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। तो बताओ इसमें सामाजिक उद्देश्य क्या है। सामाजिक उद्देश्य तो ये होता कि उससे पूछा जाता भी आपको किस चीज की आवश्यकता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको दिक्कतें जो आ रही हैं उसमें हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, ऐसी चीजें होती, तब तो सामाजिक उद्देश्य था। और यहाँ उन्होंने क्या किया, उसकी पीड़ा दिखाने की बजाय उसे और अधिक पीड़ित कर दिया, और वास्तव में जो दिखाना चाहते थे वो नहीं दिखा पाए। यह जो कसर है, यह जो कमी है, वो उस कार्यक्रम में रह गई। इसी के साथ अंत में उसमें धन्यवाद दिया गया। तो ये है आपकी कविता जो मीडिया के माध्यम से दिखाई गई है। एक अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को बताते बताते क्रूरता का व्यवहार जो है वो मीडिया वाले करने लगे। ये नहीं कि इसको बेचारे को कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख होगा, उसका दुख दिखाने के नाम पर उसे और अधिक दुख जो है वो दिया गया। तो ये है आपकी छोटी सी कविता, कैमरे में बंद अपाहिज। अब है इसमें व्याख्या जो आपको करनी है वो आप टिक कर लें कि कौन सी करनी है। फर्स्ट वाली जो है ना, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर शक्तिवान, बता नहीं पाएगा, यहां तक का पहला जो पद है ये आप व्याख्या के रूप में लिख लेना, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ पंक्तियां दी हुई है ना, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, एक तो इस पंक्ति का अर्थ अलग से लिख लेना। और पर्दे पर वक्त की कीमत है, इस लाइन को अलग से लिख लेना। क्यों? क्योंकि इनसे छोटे प्रश्न बन सकते हैं।
और यह अवसर खो देंगे। तो अवसर किसे बताया गया है इसमें, इस बात के बारे में भी अपन बताएंगे। तो व्याख्या लिखने के बाद जो है आप लास्ट में ये तीनों चीजें लिख देना एक एक लाइन में, कि अगर इनसे छोटा प्रश्न उठा करके आपसे पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सको। उत्तर में देना क्या है, कुछ भी नहीं है, सीधी ये जो बात कही है आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से थी और किसके बारे में कही गई थी, उस बात को लिखना। अब मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और चौथा जो पॉइंट था विशेष, वो आपको नहीं बताया। तो चौथा जो पॉइंट होगा वो आपका होगा विशेष का, और विशेष में जो है 2, 3 तक के जो पॉइंट्स है आप लिख सकते हैं, और अगर आपको और ज्यादा आए तो आप चौथा पॉइंट उसमें डाल सकते हैं। तो पॉइंट लिखते समय एक तो भाषा संबंधित लिख दो, कि जैसे इसकी भाषा जो है सरल, साहित्यिक, तत्सम शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया है। और फिर उसके बाद जो है नाट्य की शैली में लिखी गई है, ये बात भी आप इसमें लिख सकते हो। और उसके बाद जो है इस कविता में आप में क्या बताया गया है, कोई भी अलंकार वगैरह आपको दिखता है। वैसे तो आधुनिक काल की कविताओं में अलंकार कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई अलंकार आपको मिलता है, जैसे अनुप्रास अलंकार, तो आपको इसमें मिल जाता है, तो उसे आप लिख देंगे। और इसी के साथ जो है आपको ध्यान रखना है कि अलंकार जो है वो गद्य खंड में नहीं होता है, सिर्फ पद्य खंड में होता है, तो वही आपको इसका प्रयोग करना है। गद्य खंड में अलंकार का प्रयोग नहीं करना है, और ना ही छंद का करना है। छंदों का प्रयोग जैसे इसमें किया गया है, तो छंद का प्रयोग भी उसमें नहीं करना है आपको, क्योंकि ये आपके पद्य खंड के, काव्य खंड के जो टॉपिक है, पद्य खंड के टॉपिक है। गद्य खंड में तो आपके संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जो है इनका प्रयोग, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, इनका प्रयोग किया जाता है वहां, संधि, समास। तो यहाँ जो है ये काव्य शास्त्र के टॉपिक जो है आपके अलग ही होते हैं। अब जो है प्रश्नोत्तर आपको बताए हुए हैं पहले से, और साथ ही जो है देख लो इनको। प्रश्न संख्या है कविता के साथ। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई है, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है। तो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया कि किसी भी बात को विशेष दिखाने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी बात को विशेष दिखाने के लिए हम कोष्ठक में कुछ एक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कैमरे में बंद अपाहिज है, वो रोएगा, तो रोने से उसकी जो आंखें हैं वो सूजन उनमें आ जाएगी, फूल जाएंगी, और उन्हें कैमरे के माध्यम से दिखाया जाएगा, तो वो बात जो है और भी अधिक प्रभावशाली लगेगी। तो विशेष और प्रभावित बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाइस करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। देखो ये बात सही है एकदम, कि कैमरे में बंद अपाइस है करुणा, यानी सामने वाला क्या कह रहा था कि मैं उसके दुख को समझ रहा हूँ, उसके दुख को लोगों के सामने लाना चाह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में हुआ क्या, उस क्रूरता के मुखौटे में, मुखौटा क्या होता है, अपन से जो चेहरा पहनते हैं, उसके पीछे क्या छिपा हुआ था, उसकी अपनी जो बात है, अपनी जो लाभ है वो छिपा हुआ था, कि वो उससे अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था, बहुत सारी चीजें जो है उसके पीछे छिपी हुई थी। और वह कब नजर आई, जब उसने उस करुणा को क्रूरता में बदल दिया। क्रूरता यानी निर्दयता के व्यवहार में, कि उस दुखी व्यक्ति को बार बार वही प्रश्न पूछ करके और अधिक दुखी किया गया। तीसरा, हम समर शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है, व्यंग्य रूप में भी लिखी गई है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग जो है आपकी इस कविता में किया गया है, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है मीडिया क्या है आपकी, समर शक्तिवान है, चाहे जो कर सकती है, चाहे जो दिखा सकती है। व्यक्ति क्या है, दुर्बल है, जरा उससे जाके आग्रह किया होगा कि हाँ भैया आपकी पीड़ा को मैं लोगों के सामने लेके आता हूँ, आपको कुछ सहायता भी मिलेगी, लोग आपको जानेंगे भी, ऐसा कह करके उसे वहां लाया गया और एक व्यंग्य का माध्यम बनाया गया। व्यंग्य उसमें छिपा था कि वो अपना लाभ कमाना चाहते थे अप्रस्तुत रूप से। चौथा प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा।
तो एक साहित्यकार है या टीवी चैनल वाले हैं या कोई से भी मीडिया के माध्यम वाले हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो चीज वो स्वयं महसूस कर रहे हैं वही चीज जो सामने वाले को महसूस करवा रहे हैं, जो वो चाहते हैं वही महसूस करवा दें। जैसे अगर वो व्यक्ति रोने लगता है तो उसके दुख को देख करके सामने वाला भी दुखी हो जाएगा, वो भी रोने लगेगा। अपन देखते हैं कई बार पिक्चर वगैरह देखते, नाटक देखते, अगर सामने वाला जो अपने सामने पात्र है, अभिनय करने वाला जो है, वो रोने लगता है तो अपने अंदर भी वही भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो वही भाव जब उत्पन्न होते हैं तभी वो कार्यक्रम सफल माना जाता है। जैसे कोई कविता बन पढ़ते हैं, गद्य का वो चैप्टर बन पढ़ते हैं, उसमें अगर कैसी भी बात आ रही है, खुशी की आ रही है, दुख की आ रही है, वीरता की आ रही है, वही भाव हमारे मन के अंदर भी आएंगे, तो इसका मतलब उसका जो कार्य करना है वो सफल है। पांचवा है पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है कि भाई ये तो अपनी बात नहीं कह पा रहा है, लेकिन जो दूरदर्शन है, पर्दा है, वहां हर एक कार्यक्रम जो है वो समय के अनुसार चलता है। समय जो है वो पहले से ही बटा हुआ होता है और उसी के अनुसार जो है वो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। कविता के आसपास यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे हैं, किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाइए। अब देखो, यदि आपका कोई मित्र है और वो किसी शारीरिक दृष्टि से, चाहे हाथ है, चाहे पैर है, चाहे आंख है, चाहे कुछ भी कमी उसमें है, जैसे आपका मित्र लंगड़ा है, अपाहिज है, तो क्या आप उस मित्र को दूसरे से मिलवाते समय ये कहेंगे देख ये लंगड़ा मेरा मित्र? नहीं, हम उसके सम्मान को मानते हुए, उसके सम्मान की रक्षा करते हुए और उसकी इस कमी को उजागर नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे। ये तो सामने वाले को खुद को ही दिख रहा है, तो बार बार उसे ये बात बता करके या दूसरे को भी उसी तरीके से बता करके उसे दुखी क्यों करें? फिर मित्रता कहाँ है? मित्रता तो वो होती है कि नहीं इसके एक पैर नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसके साथ, इसमें कोई कमी नहीं आनी, उसे कहते हैं मित्र। दूसरा, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो अपने विचार जो हैं, इस कविता को आपने पूरी को पढ़ा है और उसके माध्यम से शॉर्ट में अपने विचार जो है आप लिख सकते हो कि इस तरीके का कार्यक्रम जो है वो अच्छा नहीं लगा, कि कहाँ तो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यक्रम हुआ और कहाँ उसमें पूर्णता आ गई, निर्दयता आ गई, ये बात हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इस तरीके से इनके विचार को हम लिखते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को भेजें। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। नीचे दिए गए खबर के